नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। आप जैसे जानते हैं कि हम ऐसे इंसान की कहानी आपके समक्ष लाते हैं जिन्होंने या तो अपने दम पर कुछ किया है या समाज के लिए कुछ किया है। तो आज हम एक ऐसे इंसान को आपके समक्ष लाए हैं, उनकी बातें आपके समक्ष लाए हैं जिन्होंने एक आम इंसान मतलब कॉमन लाइफ से अपनी लाइफ को इतना फ्रॉम अ स्मॉल साइज टू अ बिग साइज ऐसे बोल सकते हैं कि इतना बड़ा किया है खुद के दम पर, खुद की मेहनत पर, खुद की लगन से। और खाली उसमें नहीं, समाज सेवा में भी अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। तो हम स्वागत करते हैं घनश्याम जी दवे का। आपका स्वागत है मिस्टिक भारत गाथा में। सर, आपका जन्म हरवद में हुआ और बचपन भी यहीं बीता, तो कुछ आप अपनी बचपन की बातें शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बचपन में तो मैं बड़ा नटखट और तूफानी था। ओके। बहुत धमाल किया है, बहुत खेल कूद भी बहुत किया है। ओके। और बचपन से ही कुछ न कुछ सेवा कार्य का लगन रहती थी। तो हमारे एरिया में हनुमान जी का मंदिर था, वहां पर हर शनिवार को सब घर से ये आटा ले आते थे, गोड़ ले आते, घी ले आते, सुखड़ी बनाते, हनुमान जी की प्रसाद करते थे। खुद बनाते थे सब? हाँ, मिलकर, सब बच्चे मिलकर बनाते। वाव। और हर त्योहार मनाते थे वहाँ हनुमान जी के मंदिर में। ओके। दिवाली का त्योहार है तो अन्नकूट करते थे हनुमान जी का। ओके। और हनुमान जयंती मनाते थे, रामनवमी का त्योहार मनाते। वाव। ऐसे बहुत कार्य बचपन से किए। कभी किसी को परेशान किया है? नहीं, ऐसे किसी को परेशान नहीं। हम आपस में लड़ाई झगड़े हमारे आयु के लोगों से किया है। हमने, बाकी किसी को स्कूल के टीचर्स? स्कूल तो जाना ही बहुत कम रहता था। राइट। सप्ताह में एक बार स्कूल में बस एक दिन होकर आ जाते थे। फुल मस्ती में टाइम बीतता था। हाँ, एक दिन कॉलेज के प्राध्यापक ने मुझे पूछा था, आपने SYFA कहाँ पर किया था? मैंने बोला, सर आपके पास ही किया था। टीवी में ये प्रश्न मुझे पूछा। ओके। मतलब पता ही नहीं था कि उनको पता नहीं था कि भाई मेरा सच में अब मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या मस्तियां करते होंगे। ग्रेट ग्रेट। मैं अपने एक टीचर है, वो मिलते हैं तब उसको मैं कहता हूँ, हर बार 2-3 बार मैंने उसको बताया कि सर अब आप जब कह रहे थे कि स्कूल नहीं आ रहे, स्कूल नहीं आता है, स्कूल नहीं आता है, अब रोज जाता हूँ मैं। वो तब नहीं गए तो आप कर दिया। अब रोज जाता हूँ मैं। राइट। पढ़ाई करता तब नहीं जाता था। तो इनका कहने का मतलब है तब वो स्कूलिंग नहीं किया, लेकिन फाइनली वो आए उस सोशल सर्विस में जो इन्होंने स्कूल स्टार्ट की। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट ये सच में एक बहुत अच्छी बात हुई कि जहाँ पे बचपन नहीं बीता स्कूल में, तो अब बिताओ स्कूल में टाइम। सर, आपका जब एजुकेशन दौर था तब हड़वद में कॉलेज नहीं था, तो आपने कॉलेज कहाँ से की और वो आपका दौरान कैसे रहा? मैंने धांगध्रा में कॉलेज की थी। यहाँ बाजू में 30 किलोमीटर दूर है। वहां पर यहाँ से हम लोग करीबन 100 से ज्यादा बच्चे जाते थे कॉलेज, धांगध्रा कॉलेज। ओके। तो कैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसे होता था? पहले ट्रेन चलती थी हलवद धांगध्रा स्पेशल। तो डेली थी, सुबह यहाँ से 5:30 बजे निकलती थी। ओके। और दोपहर 12 बजे वापस आती थी। ओके। 1:30 बजे हम यहाँ पहुंच जाते। ओके। तो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ बिकॉज ट्रेन थी, इसकी वजह से? अभी आजकल के बच्चों को लग रहा है कि डिफिकल्ट तो क्या है कि स्टेशन से कॉलेज हमारा 3.5 किलोमीटर था। ओके। तो वो तो चल के जाते थे और चल के वापस आते थे। माय गुडनेस। सुविधाएं तो थी नहीं, मतलब डेली 7 किलोमीटर तो ऐसे ही चलना था। वैसे ही चलना था। ग्रेट। पर खैर आपके जमाने में मुझे लगता है कि लोगों को चलने से कभी प्रॉब्लम नहीं होता था। बिल्कुल। आज के जमाने में बच्चों को बोलो चलने के लिए तो रिक्शा या बाइक या कार ढूंढ देंगे। और इनकी वजह से इनके स्वास्थ्य भी बिगड़ रहे हैं। राइट राइट। बट दो इट वाज लाइक 7 किलोमीटर, लेकिन आपको ये चीज अच्छी लगती थी कि हम चल के जा रहे हैं और चल के वापस आ रहे हैं। ग्रेट। सर, आपने पढ़ाई के दौरान मतलब 6ठी कक्षा में ही आपने अपने पिताजी की दुकान संभालना शुरू कर दिया था, तो एक तो क्या वजह और उससे आपको क्या सीखने को मिला? परिवार में ऐसा था, पिताजी दुकान भी बैठते थे, मेरे दादाजी भी दुकान बैठते थे, और हम महालक्ष्मी मंदिर की पूजा करते थे। ओके। मेरे दादाजी नाथ के प्रमुख थे।
तो कोई पूजा करने वाला नहीं था, तो उसने कहा कि भाई चलो हम करेंगे पूजा। ओके। तो किसी को तो करना ही है, तो बोले करना है। तो मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस कर रहे थे बड़ौदा में। ओके। तो उसको खत लिख के वापस बुला लिया कि भाई आप सर्विस छोड़ दो, यहाँ पर हमने तय किया है कि यहाँ महालक्ष्मी की पूजा हमें करनी है। ओके। तो दुकान की देखभाल आपको करनी पड़ेगी, तो आ जाओ दुकान पर। अरे बाप रे। तो दूसरे दिन इस्तीफा देकर वापस आ गए यहाँ पर 6 साल की उम्र में आपको समझ में आता था चीजें? हाँ, इसकी एक वजह है। मेरे दादाजी के पास यहाँ के गांव के जितने भी आगेवान लोग थे ना, वो सब बैठने के लिए आते थे। ओके। और मुझे उन सब की बातें सुनना बहुत मजा आता। ओके। बचपन से ही मजा आती। ग्रेट। तो मैं उनके सबके अनुभव बहुत शेयर करता। ओके। हाँ, बहुत मजा आती थी। तो उससे कई बात मैंने सीखी। तो आप पीपल्स पर्सन हो, मतलब लोगों से जुड़ते रहते हो और चीजें सीखते हो। बट ये तब आपकी उम्र क्या रही होगी 6th स्टैंडर्ड में? 12 साल की उम्र रही होगी। और 12 साल में दुकान को संभालना, चीजें संभालना, माय गुडनेस, हैट्स ऑफ टू यू। बैठते थे हम साथ में ही बैठते थे। कई बार पिताजी काम के लिए गए होते तो मैं कुछ संभालता। हमारा हेरोल का बिजनेस था। अच्छा। हाँ, और पूरे तहसील में नाम था। ओके। हमारा ही हेरोल। तो आप खुद मैन्युफैक्चर करते थे? हाँ, खुद ही बनाते थे। ओके। घर पे ही बनाते, भट्टी का तेल बनाते। ओके। और उसी को सेल करते थे? उसी। वाओ, मतलब आयुर्वेद से भी काफी जुड़े हुए। हाँ। ग्रेट ग्रेट सर, आपकी जर्नी बहुत, मतलब मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो आपने ठेले से भी व्यापार किया है, उस वक्त की कठिनाई और आपका एक्सपीरियंस अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। कठिनाई जैसे कुछ लगता ही नहीं था हमें, बस काम करने में खुशी थी। कोई भी काम, अभी एक मैंने देखा कि यहाँ पर एक ठेला लगा के कुछ बिजनेस हो सकता है, 2 पैसा कमा सकते हैं, तो वो चालू किया। ओके। 2-3 महीने चलाया मैंने। बाद में पिताजी ने बोला कि एक काम करते हैं, सामने वाली दुकान बिक रही है तो वो ले लेते हैं। ओके। मैंने बोला पैसे कहाँ पर है? अपने पास तो पैसे है नहीं। बोले वो तो मेरे दोस्त है तो वो कर देंगे कुछ। ओके। तो फिर उसके 3,500 रुपया तय किया था। आधा अभी देंगे, आधा 5 साल बाद देंगे। ओके। ऐसा इसके टर्म्स कंडीशन बनाया। तब आपकी एज क्या थी? मैं 10वीं कक्षा में एसएससी में आया। ओह माय गॉड। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन दुकान। अरे वाह, दूसरी। मतलब बिजनेस माइंड था पूरा। और 200 रुपये का माल लाया मैं सिर्फ। ओके। वो दिवाली के बाद तो दुकान में चालू किया, तो होजियारी का माल लाया मैं, गर्म कपड़े। ओके। 200 रुपये का। यहाँ का एक मेरे पिताजी का दोस्त था, उनसे माल लिया। ओके। और पहले दिन बिक्री हो गई 200 रुपये की, और 400 रुपया हो गया, और 100 रुपये का माल भी बचा। अरे ये तो धंधा अच्छा है। गया मैं 200 रुपये उसको दे दिए। बोला आ जी। बोले हाँ, मैंने बोला दे दिया। अब दूसरा माल लाओ, 400 का माल लिया। ओके। तीसरे दिन 800 का लिया। 8 दिन के बाद उसने बोला चल बेटा मेरे साथ चल, मैं तुझे माल दिलाता हूँ। वाह। तो साथ में ले गए, जहाँ से वो खरीदी करते थे वहां पर बताया कि इनको जितना माल चाहिए दे देना, मेरी जिम्मेदारी। वाह। उन्होंने देखा कि यू आर अ गुड मार्केटिंग पर्सन। फिर बाद में तो मैंने सुरेंद्रनगर में अपनी शाख जमा ली थी। तो सुरेंद्रनगर वाले व्यापारी अहमदाबाद में फोन करके कहते थे भाई घनश्याम भी आ रहा है, जो भी कुछ मांगे तो देना, हम बैठे हैं। राइट। ऐसे मैंने, सभी पैसे नहीं थे तो ऐसे हमने क्रेडिट बनाई तो सभी संभाल लिया। दैट्स वंडरफुल। मतलब आज के बच्चे बोलते हैं हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, और कुछ भी नहीं होते हुए आपने 10वीं कक्षा में ये चालू कर दिया। ये मेरा 1.5-2 फुट का एक कबाट था। ओके। और 8 फुट लंबा, उसी में मैं बैठा था। आधा माल मेरा बाजार में रहता था। ओके। और बाकी का गोडाउन में धीरे धीरे 1 गोडाउन लिया, 2 लिया, 3 लिया। ओके। वहां सब मेहनत करते। दैट्स ग्रेट। पूरा परिवार मेहनत करता था। राइट। मेरी मदर भी घर पे हैंडीक्राफ्ट का कुछ न कुछ, शादी में जो मोड़ लगाते हैं वो मोड़ घर पे बनाते थे। ओके। मोती का काम करते थे। ओके। ये हेयर ऑयल का काम करते थे, राखी बनाने का काम करते थे। मल्टी बिजनेसेस। हाँ, हर सीजन में अपना कुछ न कुछ काम रहता था। ओके।
पतंग में मैं दोहरा सूतने का काम कर रहा। अच्छा, वो भी किया है? दोहरा सूतने का काम किया, बहुत किया है। ओके। उसी टाइम सस्ताई के जो जमाना था, वो टाइम में 5 पैसे की 2 पतंग आती थी। राइट। तो उसी टाइम मैंने 50-50 हजार रुपए का पतंग बेचा था। उस टाइम? उस टाइम में। माय गुडनेस, इतना तब तो 50,000 मतलब बहुत बड़ा अमाउंट था। बहुत बड़ा अमाउंट। 5 पैसे की 2 पतंग सिर्फ। ओके। 5 पैसा 10 पैसा बस, और ज्यादा से 50,000 का बिजनेस किया। ज्यादा से ज्यादा 25 पैसा तो बहुत हो जाता था। माय गुडनेस, मतलब आपने हड़वद के बाहर भी बिजनेस किया क्या? हाँ, नहीं, यही हलवद में ही। इधर ही 50,000? इधर ही सीजन का इतना व्यापार कर लेते थे। वाह, दैट्स वंडरफुल। राखी दिवाली का हाल बेचते थे, रंगोली के कलर बेचता था। एक दिन बड़ौदा में मैं गया, मेरे चाचा मेरे साथ में आए थे। बड़ौदा में कुछ काम के लिए गए थे हम, तो बाजार में निकले तो मैंने चिरोड़ी का कलर देखा। ओके। बोले ये आप क्या काम में लेते? बोले ये दिवाली आ रही है तो रंगोली बनाने के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसे के कलर नहीं मिलते, हमारे यहाँ मिलते हैं तो मिट्टी के कलर मिलते हैं। ये तो अच्छा है, हाथ भी नहीं बिगड़ता है और डिजाइन भी अच्छा बनता है। तो पहले मैंने चालू किया था, पहली बार हलवद में। कोई कलर नहीं लाना था चिरोड़ी का, तब मैंने लगा। तो सब, और एक शौक था और मेहनत भी करते थे। 40-40 दागिना में ट्रेन में अकेला होता तो भी ले आता था, बस में भी ले आता था मैं। बाप रे। हाँ, मेरे साथ हर बार 10-15 दागिना कम से कम होता। बॉम्बे में भी मैं इतना दागिना 10-15 दागिना बॉम्बे अगर खरीदी करने गया तो साथ में लेके आते थे। ग्रेट। तो दोस्तों ये देखिए, मतलब उस जमाने में फैसिलिटी भी कम थी और इतना मतलब बैकग्राउंड भी नहीं होने के बावजूद भी मतलब मुझे आपकी एक बात इतनी अच्छी लगी कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब आपने हर काम को एंजॉय किया। हाँ, तो ये जरूरी है, अगर आपको सही मायने में बिजनेस करना है या कुछ बनना है तो अपने काम को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई लोगों को। सर, ये व्यापार तो करते थे लेकिन आप सबसे कम उम्र में व्यापार संघ के अध्यक्ष बने, तो वो आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? पहले से बचपन से ही काम करने का तो शौक था जी। और एक हमारी यहाँ शेरी कहते हैं गुजरात में, तो हमारी शेरी में मैंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया। तब रामानंद सागर की रामायण आप देखते थे, राइट, करेक्ट, टीवी में आती थी। तो जब रामायण आती तो पूरा कर्फ्यू जैसा लग जाता। एग्जैक्टली। और तभी तो किसी के पास टीवी अवेलेबल, शेरी में एक आध लोग के पास, एरिया में पूरे एक आध 2 लोग के पास टीवी थे। तो वहां जाकर बैठते थे और वीसीआर लेकर किराए पर देते थे वीसीआर। हाँ, बिल्कुल। वो आकर अपने लोगों को जमा करके वो पिक्चर दिखाते, ये रामायण सीरियल दिखाते। तो मैंने बोला कि ये रामायण सीरियल हम क्यों ना सभी को दिखाएं। ओके। छोटे छोटे परिवार है जिनके पास टीवी भी नहीं है, तो कुछ करे इसका और कुछ कार्यक्रम करे। तो हमने टीवी का कार्यक्रम, रामानंद सागर के रामायण का प्रसारण का कार्यक्रम चालू किया। ओके। 3 टीवी लगाया एरिया में, एक इधर एक उधर लगा के रात को हम चालू करते थे। तो इतना जम गया कि पूरे एरिया में बैठने की जगह नहीं रहती। इतने लोग इकट्ठा हो गए। तो उनके आरती बारती करते थे, उनके पैसे आने लगे। तो पैसे का क्या करेंगे? बोले हनुमान जी का मंदिर बड़ा करेंगे। ओके। और उस टाइम 15,000 रुपया मंदिर का तय किया था, मंदिर बनाने का। ओके। तो वहां इकट्ठा किया था मैंने। तब तो मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था। माय गुडनेस। 10वीं 11वीं कक्षा में पढ़ता था। तो एक बार सामूहिक सत्यनारायण की पूजा का कार्यक्रम किया। ओके। सभी लोगों को इकट्ठा किया एरिया के, हनुमान जी की हनुमान जयंती थी। ओके। तो बोले ये सामूहिक सत्यनारायण की पूजा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, ये कार्यक्रम करना है। बोले कथा कौन करेगा? अरे मैं करूंगा। मुझे वो भी आता है, चलो हम करा देंगे। मतलब क्या चीज है जो आपको नहीं आती? तो मैंने कथा वो टाइम में किया था। okay. अभी भी उनके फोटोग्राफ्स मेरे पास पड़े। okay. इनके बाद मैं जब व्यापार में पढ़ा, हमारा कटलरी का बिजनेस था, तो हमने कटलरी एसोसिएशन के एक प्रमुख थे, तो उसको जाकर हम मिले कि भाई आपका एसोसिएशन है तो हमें भी साथ में ले लो आप। राइट। तो बोले देखेंगे। अभी
व्यापार में कुछ ऐसा भी होता है ना, स्पर्धा होती है, कंपटीशन, इंटरनल Yes. स्पर्धाएं होती है, तो वो शायद कैसे छूटते थे पता नहीं। फिर एक बार गांव में एक प्रॉब्लम हो गया था, तो कुछ उनका विरोध करना था, तो बंद का ऐलान करना था, तो ये सब बुजुर्ग लोग बैठते थे, तो वो सोचते बहुत थे कि हमें बंद तो रखना है लेकिन नाम नहीं हमारा देना। अच्छा, ओके। सब डरते थे कि भाई प्रशासन के खिलाफ ऐसा काम करे, ऐसा काम करे। बोले डरते क्यों हो, आप आगे आओ ना। बोले अभी तुम छोटे हो, देखते जाओ। ठीक। एक दिन मैंने सोचा कि हाँ, ये दुकान कटलरी एसोसिएशन में 8 है, राइट, और बिना एसोसिएशन की दुकान 12 है, तो क्यों नाम ये सबको मिला है। एक दिन उसको सबको इकट्ठा किया मैंने, रात को बुलाया दुकान पर, बोले हम 12 लोग हैं, तो हम नया एसोसिएशन बना लेते हैं। ओके। तो सभी लोगों ने एक साथ पहले मिलकर ये बताया कि नया एसोसिएशन तो बनाएंगे लेकिन प्रमुख आप होंगे। अच्छा, ओके। आपको प्रमुख बनना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, हम में आप में विश्वास है, बाकी लोगों से भरोसा नहीं है। करेक्ट। तो आप संभालो। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं संभालता हूँ। ओके। तब से मैंने चालू किया कटलरी एसोसिएशन, और सभी एसोसिएशन, फिर अपना तो एसोसिएशन का काम बढ़ गया। मैंने टूर भी इतनी करवाई, एसोसिएशन का प्रोग्राम भी फैमिली के साथ करवाया, बहुत कार्यक्रम किए हैं, तो बाजार में नाम हो गया कि भाई चलो बुलाते थे हमें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एसोसिएशन में पहले हमें बुलाते थे। ओके। क्या करेंगे, तो लिख के दो, आप जो भी करना है लिख के दो। बिना लिख के बोर्ड लिख दिया और बाजार कल बंद है, राइट, पॉसिबल नहीं तो है। ये आवाज आपकी सरकार तक नहीं जाती। बराबर है। फिर बाद में एसोसिएशन के सभी प्रमुखों को मैंने इकट्ठा करते थे, हम सब मीटिंग में जाते रहते। तो फिर उसने बताया कि हमारा एक आधा ऐसा एक संगठन होना चाहिए, सबको मिलकर काम करना है, राइट, और सबकी आवाज एक ही लेटर पैड से हम कर सकते हैं। मैंने बोला व्यापारी महामंडल की रचना करें हम। ओके। तो व्यापारी महामंडल की रचना की मैंने, और सभी ने जाकर बोला कि वही टर्म जो पहले बोला था वही, कि प्रेसिडेंट आप बनोगे। ओके। आपको ही बनना है, आपको सबको साथ में लेना है, आपकी ठीक रहती है, आपका होल्ड विजन है आपके पास, होल्ड भी रहता है, और प्रशासन वाले भी सुनते हैं आपकी, राइट। जरा आप अच्छी तरह से। और बचपन से ही मेरा लिखना बोलना सब अच्छा था, मैं अच्छा तरह से कोई भी लिखना है तो मैं अच्छी तरह से लिखता। वाह। तो मैंने व्यापारी महामंडल का स्थापना किया, बाजार में बहुत काम किया, 14 साल तक मैं प्रमुख रहा। बाद में मैंने छोड़ा, थोड़ी गड़बड़ होने लगी, छोड़ दिया कि चलो आप संभालो जिसको संभालो। मतलब लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल तो कई बार मुझे ऑफर मिले थी कि आप आ जाओ पॉलिटिकल क्षेत्र में, मैंने बोला उसमें नहीं जाना है। राइट। कोई जरूरत नहीं, मैं लोगों के दिल में काम कर रहा हूँ। बराबर है, वो बहुत बड़ी बात है। अभी वो तो 5 साल के बाद गिर जाएंगे, अब काम अच्छा नहीं हुआ तो। राइट। तो इतने साल तक अपना काम रहा है, लोग रिस्पेक्ट भी अच्छी देते हैं। राइट। तो मैंने बहुत काम किया व्यापारिक क्षेत्र में। ओके। फिर बाद में व्यापार क्षेत्र में व्यापारी महामंडल बना तो सबको ठीक नहीं लग रहा था। अच्छा। तो सब लोग बार बार आकर कहते थे भाई कुछ करो, आप फिर से आओ। मैंने बोला नहीं, वो छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, तो नया बनाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रचना की मैंने। ओके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं आज भी प्रेसिडेंट हूँ। ओके। और हमारे 680 सभ्य है अभी भी, प्रॉपर हलवद में। डायरेक्ट जो व्यापारी जुड़ते हैं तो चैम्बर से जुड़ते हैं। ओके। और चैम्बर व्यापारी महामंडल और चैम्बर दोनों पैरेलल चलते हैं। ओके। और दोनों का वजन इतना ही रहता है। मैंने कई गांव के बहुत बदलाव के लिए कई काम किए। ओके। समाज इसके थ्रू। हाँ। ओके। और सेवा का काम भी, भूकंप के दौरान भी बहुत काम किया। कई लोगों को हमने नौकरी भी दिया है, कई लोगों के घर बसाया भूकंप में। 1 महीने तक तो मैं सेवा कार्य में लगे रहता था, प्राथमिक सेवा में। ओके। लोगों को खाना पीना देना, रखना, लोगों सब मिलके करते थे। राइट। और सब लोग मुझे सहकार भी देते थे, जिसको बोला वो कोई ना नहीं बोलते। ओके। तो वे आपकी जरूरत है, आप आ जाइए, तो आते थे लोग। वाह।
काम अच्छा करते थे तो सब आते। मतलब मैंने आपकी सारी बातों से एक चीज समझी कि आपने खाली अपने बारे में नहीं सोचा, आपने हमेशा ये सोचा कि लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। भूकंप के टाइम 4 करोड़ रुपए का सामान आया था, बिक्री मेरे हाथ से बिक्री हुआ। ओके। बाहर से सेवा भारती ने भेजा था, सेवा भारती ने कहा कि आप संभालो, तो हम संभालते थे। वो सभी सामान योग्य जगह पर अभी भी मेरे पास, अभी 2 साल पहले ही मैंने लिस्ट को फाड़ दिया। ओके। मकान का बदली किया तो राइट। नहीं तो मेरे पास लिस्ट था अभी भी। ओके। किन किन को क्या क्या दिया है उनका लिस्ट भी मैंने रखा था। ओह, वो सब सामान, मतलब आपका काम बहुत एक्यूरेट है। हाँ, सबको जिनको कार्यकर्ताओं को भी मैंने सौंपा है तभी लिखते थे कि भाई इनको ये काम सौंपा है, करने के लिए सौंपा था। वाह, मतलब ओवरऑल आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट स्किल है, पीपल पर्सन है, मतलब फुल पैकेज हो आप। दैट्स वंडरफुल। सर, आपने 25 साल की उम्र में राष्ट्रीय शिक्षण सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना की, तो उसके पीछे प्रेरणा क्या थी? मैं विश्व हिंदू परिषद का काम करता था जी। और मैं प्रखंड का संयोजक बना था। तो विश्व हिंदू परिषद के काम करते करते हमने एक बार तय किया कि भाई हम जन्माष्टमी उत्सव समिति बनाए और जन्माष्टमी की एक शोभा यात्रा निकालें। राइट। ये शोभा यात्रा इसलिए कि हम धार्मिक उत्सव तो सभी लोग करते हैं, मंदिर में करते हैं, अपने विस्तार में करते हैं, वहां मनाते हैं, लेकिन ये शोभा यात्रा इसलिए मनाएंगे कि हम हिंदू है तो हिंदू होकर हमें एकत्र होना है, संगठित होना है जी, और सभी हिंदू मिलकर ये काम कर रहे हैं, ऐसा गौरव हमें महसूस हो, इनके लिए शोभा यात्रा रहेगी। राइट। तो हमने जन्माष्टमी की शोभा यात्रा की शुरुआत की सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर। ओके। तो एक दिन रात को बैठे थे, सब काम पूरे नगर सजाने का हम हाथ से ही करते थे। अच्छा। 25-50 कार्यकर्ता रात को बैठते थे, पूरा नगर को शोभा देने वाला काम, सब ध्वज लगाते थे, पतंगियां बनाते थे, गेट कमानो सब हाथ से ही बनाते थे। वाव। सभी लोग काम करते थे, सब ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है काम करा दिया। राइट। सब लोग जुड़, उससे कनेक्शन भी बढ़ते हैं। हाँ। तो उसी दिन एक बैठे थे रात में, कभी हमें कुछ सोचना चाहिए कि हिंदुओं को सबको बैठाना है। अभी एक हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता थे जयंती पे आचार्य करके, हमारी मीटिंग सब उनके घर होती थी। ओके। मैंने बोला ये जयंती पे है तब तक तो ठीक है कि उनके घर पे हम जाकर बैठते हैं, 100-200 लोग उनकी अगासी में बैठकर बातें करते हैं, राइट। मीटिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन अपने पास कुछ ऐसा भी होना चाहिए कार्यालय जैसा कि हम बैठ के वहां पर निर्णय कर सके, लोगों को इकट्ठा कर सके, कहाँ से कुछ काम कर सके। राइट। तो ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। तो मेरे ध्यान में आया था कि अभी विद्या भारती ने अभी शिशु मंदिर का प्रारंभ किया है गुजरात में, उसी टाइम लगभग 84-86 में सब शिशु मंदिर खुलते थे। राइट। मैंने बोला एक काम करते हैं, एक शिशु मंदिर बना लेते हैं, कार्यालय का कार्यालय भी हो जाएगा, एक बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, और यहाँ से जो लोग अपनी शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं तो उनको भी जरा ब्रेक लेंगे। यस। क्या अच्छा हमारा टीम बाहर जा रहा है तो उनको भी ब्रेक लेंगे। राइट। तो हमने 2-3-4 लोगों ने मिलकर सोचा, हम नाम इकट्ठा करके अपने संचालक जी के पास गए कि हमने ये तय किया है, ये करना है। बोले ठीक है। उनका काम एक अच्छा था संचालक जी का, जो भी काम लेकर जाओ, चलो अच्छा है करो आप। ओके। प्रोत्साहन देते थे। मैंने बोला आपको शामिल होना पड़ेगा, रहेंगे, लेकिन इतने 50 लोगों का लिस्ट मैंने बनवाया था। ओके। कि इनको ये काम लगाएंगे, इनको इनके, बोले कि ये ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो ट्रस्ट बस्ट के तो ज्यादा परिचय नहीं था काम करने का। राइट। तो उसके बाद उसने बोला कि ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, जान लिया। दूसरा एक ट्रस्ट का डीड बनवाया, एक प्रोफेसर थे उनको साथ में लिया, भाई ये काम आपको करना है। राइट। शिक्षा का काम है, आप देखो हमारा तो व्यापार का काम है, हम शिक्षा का काम तो हमें कुछ इसमें मालूम नहीं पड़ता है। आप प्रोफेसर है तो आप काम देखिए। बराबर। बोले ठीक है मैं देखूंगा। और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया उसने, पैसा इकट्ठा करना है, समाज के पास जाना है, तो हम लोग जाते थे। ओके। काम वो देखते थे। 2-3 साल चला ऐसा। ओके। 3 साल में उसने अपनी ट्रांसफर करवा ली। अच्छा। उनको अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिल गया है तो वो छोड़ के चले गए।
तो 3 साल में बाकी के कार्यकर्ता जरा ढीले हो गए, बोले आप हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ पता। अरे क्या करेंगे, क्या हो, थोड़ा सीख के आए हैं ऊपर से। राइट, हम भी कर सकते हैं। उसने भी सीखा होगा, हम है ना साथ में, आओ हम साथ में मिलकर करेंगे। राइट, तब से संभाल लिया कमान। वाओ। और धीरे धीरे सब विकास किया मैंने। एक रूम में चालू किया था, वो भी एक कार्यकर्ता, एक सेवाभावी जो दाता थे, उसने बताया कि हमारा रूम निःशुल्क आप यूज करो। ओके। और सभी मरम्मत करके उसमें दिया था। 2 साल उनमें ही चलाया। अच्छा। बाद में धीरे धीरे एक एक प्रोग्राम करते गए, लोगों को विश्वास में लेते गए, लोग हमने विश्वास जताते गए, तब हमने जाकर एक एक करके खड़ा किया। और बहुत कार्यक्रम भी किए, समाज का बहुत कार्यक्रम मैंने किया। ओके। कई लोगों को मैंने सम्मानित किया है। डॉक्टर एच.एल. त्रिवेदी है, जे.जे. रावल है, बाकी हलवद के 50 लोग ऐसे थे जिसने स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अपना नाम रखा था। ओके। तो उन सबको हमने सम्मान पत्र देकर हमने सम्मानित किया। ओके। बार बार, हर बार। पूरे गांव के 5 साल तक मैंने एक कार्यक्रम किया, राष्ट्रवंदना कार्यक्रम। ओके। एक सेलिब्रिटी को लाते थे, 1-2, और पूरे गांव के विद्यार्थियों को, सभी स्कूलों के, ओके, हम इकट्ठा करके उनको ट्रॉफी देते थे। अच्छा। 1, 2 नंबर, 3 नंबर आएंगे, केजी से पीजी तक। कितना मोटिवेशन मिलता है। हाँ, सभी को गांव में बहुत बड़ा स्टेज करके हम 26 जनवरी की, भाई ये राष्ट्र वंदना, हमें राष्ट्र के एक अच्छे दिन पर हमें ये त्योहार मनाना है। राइट। और सभी बच्चे पूरे स्कूलों से आते थे, देशभक्ति के गीतों का कार्यक्रम होता था। पूरा मंच बनता था, सभी लोगों को इकट्ठा करते थे। 5-5, 6-6 हजार लोग आते थे उस कार्यक्रम में। और 3-4 साल तो हमने सभी को एक दीप दिया है, एक फूल दिया है। सभी को जलाते थे, वंदे मातरम बोलते थे। बहुत ही भारत माता की वंदना करते थे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। सर, तो आप ये जब बात कर रहे थे, आपने इतने लोगों को फेलिसिटेट किया है, आपने कभी कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, कोई ट्रॉफी स्वीकार नहीं की, उसका रीजन क्या? नहीं, हम तो भूमि के कार्यकर्ता है, हमें ये क्या करने की जरूरत है। और कभी ऐसा अवसर आने भी नहीं दिया है। और अपने को सभी को आगे सेल्फ मोटिवेटेड हो आप। हाँ, सभी को आगे करते थे। हमारा काम ही ऐसा था, कार्यकर्ताओं बनाओ, कार्यकर्ताओं को आगे करो। राइट। तो पीछे रहकर भी कई काम किए हमने। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एज अ ह्यूमन कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा मोटिवेशन अगर ऐसा कुछ ले लो तो मिलता है। आपने नहीं लेते हुए अपने मोटिवेशन को बरकरार रखा। मैंने 2015 के बाद, कितने साल काम करने के बाद, 90 से काम चालू किया जी था। जी बराबर 2015, तो 25 साल बाद एक दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था। ओके। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे। मोहन भागवत जी थे, अजीम प्रेम जी थे, ये सुभाष चंद्रा था, सुभाष साई जी थे, सभी लोग थे। राइट। उसमें एक कार्यकर्ता, भाजपा का एक कार्यकर्ता थे, शायद दिल्ली के मंत्री हो गए शायद, तो उसने बताया एक सेशन में कि भाई अपने को काम करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की प्रेरणा के लिए भी और ये काम का संकलन करो आप। तो सरकार अब धीरे धीरे हमारी बनी है, तो सरकार में भी अगर आपका कोई काम दिखाना है तो संकलित करो, उनको आगे ले जाओ। राइट। तो समाज के दौर पर हम डंका बजा के कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं ने ये काम किया है। आप अपने को भूमिगत कार्यकर्ता मानते हैं, बराबर है, आपका ये मोटापन है। राइट। लेकिन लोगों को नहीं पता चलेगा। आज जाके आप चले गए तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल कि ये लोग काम कर रहे हैं। राइट। तभी से मैंने सब काम ज्यादा चालू किया है। ओके। दिखाना, ओके, देखना, लिखना, ये सब काम चालू किया। नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को दिखाने से ना और ऐसी प्रेरणाएं मिलती है, लोग और जुड़ते हैं, उनको लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूँ कि ये चीजें जब आप कुछ करते हो, इसलिए नहीं कि लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पर इसलिए कि ताकि लोग और जुड़े
और अपना देश उस सही दिशा में आगे जाए। भूकंप के टाइम पर हमने नया विद्यालय बनाया जी। वो जो पुराना विद्यालय था वो गिर गया, तो 1,15,00,000 रुपया शायद उसमें खर्च हुआ था। राइट राइट। तो पहले तो ये सोचा भी नहीं था कि ये करना है, फिर प्राथमिक सेवाएं सब खत्म कर दिया, तो हमने सोचा कि भाई अभी विद्यालय गिर गया है तो पहले उनका कुछ करते हैं। ट्रस्टी मंडल को बुलाया, ये तय किया कि भाई चलो विद्यालय बनाओ, हमने काम चालू किया जी। तो स्वामी मैंने 200 पत्र लिखे। ओह। गुजरात के और देश के अग्रणी जो गणमान्य लोग थे जी, उद्योगपति थे, वैसे साधु संत थे, सभी क्षेत्र के लोगों को 200 पत्र लिखा। ओके। हमारा विद्यालय, हाँ वाह। वो तो पहले तो हैंड राइटिंग था, तो हमने बताया कि हमारा विद्यालय ऐसा हालत है, कोई अगर आपको मिल जाए, अगर आप किसी को हमारी सिफारिश कर दे तो अपना काम हो जाए। राइट। तो हम मकान बनाना चाहते हैं। स्वामी सच्चिदानंद जी है गुजरात में, ओके। बहुत बड़े विद्वान संत हैं, उनके कई प्रेरक प्रवचन भी आज भी यूट्यूब पे भी मौजूद है। उसी टाइम उनकी ऑडियो कैसेट मिलती थी ओके प्रवचन की, ओके। तो मैंने बहुत सुनी थी। तो ये नई क्रांतिकारी विचार है उनके। स्वामी जी ने करीबन 300 से ज्यादा पुस्तक लिखे होंगे। ओके। तो उनको मैंने पत्र लिखा था, तो उनका एक रिप्लाई पोस्टकार्ड आया कि हम 15 दिन में हलवद में आएंगे, ओके। आपको मिलेंगे, आपका काम देख लेंगे, आपका स्थान देख लेंगे, हम कुछ करेंगे। ओह। ये पत्र आया था, उसमें फोन नंबर भी मेंशन। मैंने फोन करके बताया कि आपका पत्र मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप आइए। बोले हम आएंगे, 15-20 लोग आएंगे, अपना टिफिन साथ लेकर आएंगे। अच्छा। खाना वहीं बैठ के खाएंगे और बातें करेंगे और चले जाएंगे। मतलब कोई सेवा नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आप टिफिन नहीं लाओगे हम यहाँ लड्डू बना के खिलाएंगे। हाँ, फेमस लड्डू। हाँ, बोले आप तो अभी ये सब समस्या में, मेरे घर खुद के घर 5 गिर गए भूकंप में। एक ही मकान में हम 11 लोग रह रहे थे, 2 रूम में, 1 साल तक रहे। इनका काम हमने बाद में शुरू किया, पहले विद्यालय बनाया था। तो स्वामी जी ने बताया, आए वो, मैंने बोले हम टिफिन तो लाए, मगर टिफिन हम खाएंगे आपको लड्डू खाना है। ओके। तो सब इनके ट्रस्टी मंडल सब लोग आए थे, सबको बताया। तो स्वामी जी को मैंने 2000 की साल में एक कार्यक्रम में मिलाया था। अच्छा। ये विशिष्ट व्यक्ति सम्मान समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में स्वामी जी को मैंने आमंत्रित किया था, वो आए जी, और बहुत अच्छा प्रवचन किया था उसने। तो उस टाइम मैंने बताया था कि ये जमीन हमने सरकार को दी है, सरकार ने हमें दी है। राइट। शरणेश्वर मंदिर के बाजू में जमीन थी जी, तो वहां शरणेश्वर मंदिर में कार्यक्रम रखा था। तो स्वामी जी ने बोला कि उस टाइम आपने मुझे एक जमीन बताई थी, वो उसका क्या हुआ? वो तो पड़ी है। स्वामी जी के अब ये एरिया छोटा गांव हो गया, गांव बड़ा हो गया है। राइट। ये इंटरनल एरिया में है, तो यहाँ कुछ नहीं करने का है, वहीं पे करो। मैंने बोला स्वामी जी 1 करोड़ रुपया होगा अभी तो हम सोच भी नहीं सकते, यहाँ तो 2 लाख रुपया किसी का मिल गया तो हम इसको संभालेंगे और बड़ा जितना बने इतना बनाएंगे तो कर देंगे। बोले नहीं, आप देखो, चिंता मत करो, मैं कल 5 लाख रुपया आपको भेज रहा हूँ, कल आप काम शुरू कर दो और थोड़ा परिश्रम भी करो, श्रम यज्ञ करो, लोगों को साथ में जोड़ो, ऐसा मेरा अनुरोध है आपसे, और काम हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैं बैठा हूँ। बहुत बड़ी बात। मैंने बोला ठीक है, तो ऐसे करो, आप अभी आओगे आप हमारे साथ। दिन के करीबन 1 बजा था। ओके। मैंने बोला स्वामी जी चलो आप। बोले कहाँ जाना है? मैं वो जमीन पर जाना है, आप भूमि पूजन करो। अरे वाह, तुरंत ही डिसीजन ले लिया। तुरंत ही उसी टाइम हमने तुरंत फटाफट 2, 4, 5, 10 कार्यकर्ताओं को भेजा, सब गांव के आगेवानों को इकट्ठा किया, 100-200 लोगों को इकट्ठा करके वहां पर भूमि पूजन किया। कोई मुहूर्त नहीं देखा। राइट। और भूमि पूजन की जगह भी तय नहीं थी। स्वामी जी ने जो बोली वही जगह। नहीं, स्वामी जी का कहाँ जाना है, कहाँ पर करना है, आप बोलो वहां पर करना है। तो स्वामी जी हम खड़े होकर देखते थे, बोले यही कर दो ना,
तो उसी जगह पर कर दिया। फिर बाद में मकान बनेगा, प्लान बनाया, तो ये जगह पर भूमि पूजन हुआ, प्लान यहाँ से चालू होता था। राइट। काम यहाँ से आधा मकान बना, आधा रह गया, तो वहां पर नहीं पहुंचते। सूरत की एक संस्था आई, उसको प्रवीण मणियार करके राजकोट में थे अपने कार्यकर्ता जी, बहुत उच्च अधिकारी थे संघ के, तो उसका टेलीफोन आया कि भाई आपका पत्र मिला है, तो आपको एक मैं संस्था को भेज रहा हूँ, आप जाएंगे सूरत मिलने के लिए। वो संस्था को स्कूल बना नहीं है, वो कच्छ में सभी जगह पर गए, राइट, लेकिन उनको वजह नहीं आता है, आप मिलो उससे अगर आप मिल सकते थे। मैंने बोला क्यों नहीं, हम जाएंगे। तो मैं सूरत गया, उन लोगों को मिला, वो राउंड टेबल करके संस्था थी, राइट, उनसे बातचीत की, बोला देखेंगे, चलो हमें बनाना तो है पर हम आके देख लेंगे। राइट। 15 दिन के बाद वो लोग आए, देखा, तो उन लोगों ने ये सोचा कि भाई हम पॉलिटिकल पेज पर काम नहीं करते, राइट, हमारा काम सोशल है, तो हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे। राइट। मैं बोला ये तय किसने किया कि हम पॉलिटिक्स वाले हैं? बराबर है। बोले हमारे कई लोग कह रहे हैं कि आरएसएस पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं है, तुम मुझे पूरी टीम के साथ बिठा सकते हो? बोले हाँ, आ जाओ सूरत। हम यहाँ से पूरी टीम लेकर गए ओके। सूरत में, उनके साथ 4 मीटिंग मैंने की। अच्छा। उनको बताया कि विद्याभारती का काम क्या है, विद्याभारती शिक्षा का काम कर रही है, राइट, और शिक्षा का पूरे देश में इतने विद्यालय चला रही है, भाजपा का काम अलग है, आप हम भाजपा की नजरों से मत देखिए। बराबर है, बिल्कुल। आरएसएस को भी भाजपा की नजरों से मत देखिए। राइट। एक हमारा संगठन है, राजकीय संगठन, वो अपना काम करते, लेकिन वो इनका इंडिपेंडेंट काम है। राइट। अपना काम शिक्षा का काम अपना अलग है। तो उन लोगों को ठीक लगा कि चलो भाई ये जरा ठीक है। 2-4 मीटिंग करने के बाद बोले अब हम आपका प्रोजेक्ट करेंगे। राइट। तब तक तो मैंने काम शुरू कर दिया था। संतराम मंदिर में गया मैं, एक यहाँ का योग भिक्षु करके एक संत थे, ओके। मेरे पिताजी के दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे। तो मूलशंकर भाई नाम उसका, मूल नाम मूलशंकर। ओके। गुजरात समाचार में उनका लेख आता रहता था। तो मैंने उसको पत्र लिखा कि भाई आप हलवद के हैं तो हमें कुछ मदद कर दीजिए। राइट। तो वो पत्र उसने नडियाद संतराम मंदिर में भेजा। अच्छा। संतराम मंदिर को भेजा कि भाई ये संस्था को जरूरत है तो आप कुछ मदद कर दीजिए, आप कुछ काम कर रहे हैं भूकंप में क्षेत्र में। तो वहां से मुझे फोन आया कि भाई योग भिक्षु जी का पत्र आया है, उसने आपकी सिफारिश की है, आप कैसे विद्यालय बना रहे हैं, कितना रूम बनाना है, क्या करना है। तो एक रूम हमारा संतराम महाराज के नाम से आप बनाएंगे तो कितना पैसा हमें देना है, ऐसा कुछ तय नहीं किया है। राइट। और तय करना भी नहीं है, जो बोलेंगे आप कितना देंगे तो हम स्वीकार करेंगे। राइट। बोले तो मैं महाराज जी से पूछ कर बताता हूँ। मैं कहता आप ऐसा कर सकते हैं, हमें महाराज जी को मिला सकते हैं? अच्छा। बोले हाँ, तो आपको नडियाद आना पड़ेगा। आएंगे। नडियाद गए हम 3 लोग सुबह। वहां मंदिर का काम देखा मैंने, बहुत एक सामाजिक चेतना का केंद्र संतराम मंदिर नडियाद का है। कई बार मैंने नाम सुना था, तो नडियाद का नाम सुनते तो संतराम मंदिर का पर्याय याद आ जाता है, संतराम मंदिर वाला नडियाद, ऐसा। वहां पर काम मैंने देखा, सुबह 4 बजे से युवा लोग दर्शन करने के लिए आते थे। ओह, 4 बजे? सुबह 4 बजे से। हम पहुंच गए थे 3:30 पौने 4 बजे। तो मैं देखता था बालकनी में बैठकर, रूम दे दिया कि यहाँ आपका निवास यहाँ होगा, तो बैठ देखता था एक्टिविटी सब, सभी लोग आते रहते थे। 10 बजे हमें महाराज ने बुलाया, हमें एक कार्यकर्ता ने मंदिर बताया, पूरा सेवा कार्य, अस्पताल, मंदिर, पाठशाला, स्कूल, एम्बुलेंस सेवाएं सब बताया उसने। तो महाराज जी को मिलने के लिए ले गए थे। मैंने बोला महाराज जी पहले मैं आपको इच्छा एक बता दूं कि हमने ये तय किया है कि आप पैसा दो या ना दो, हम महाराज का नाम एक रूम पर नहीं पूरे बिल्डिंग में रखेंगे। इतना आपका यहाँ सेवा कार्य हमने देखा है, तो हमें प्रेरणा मिली कि महाराज का नाम रखेंगे। तो महाराज देखते रह गए, तो उनका बहुत बड़ा प्रभावी महाराज नारायण दास जी महाराज करके, बहुत बड़े प्रभावी संत थे।
उनकी सिर्फ दृष्टि पाने के लिए हजारों लोग तरसते लोग थे। लाइन में खड़े रहते थे। वो जब निकलते थे तो उनको देखने के लिए, दर्शन के लिए सब लोग खड़े रहते थे। हमें तो यहाँ निकट बैठकर बातें करने कितना का गौरव फील हो रहा होगा। बोले आप अगर नाम रखोगे महाराज का तो हम 5 लाख रुपए देंगे आप। अच्छा, ओके। तो इतना हमें प्रोत्साहन मिला और इन 2 नाम से हमारी बाकी की क्रेडिट बढ़ गई संस्था की। बिल्कुल। कभी संतराम मंदिर ने पैसे दिए है, सच्चिदानंद जी ने पैसे दिए है, तो बाकी के लोग देने लगे। तो पूरा हमने ये बनाया। सेवा भारती ने भी बहुत हमें मदद की। ओके। भारत विकास परिषद ने भी मदद की। तो पूरा बिल्डिंग बन गया। बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के हाथ से हमने करवाया। वो भी आए थे, उनके पास ले गए कि भाई ये सब इकट्ठा किया है हमने। 6 महीने में बिल्डिंग बनवाया। अच्छा। मई में काम किया था हमने, जनवरी में तो बिल्डिंग बना के कंप्लीट कर दिया। इनका इनॉग्रेशन कर दिया। नरेंद्र भाई को बताया कि ये सब आपने बनाया, हमने आपको इनॉग्रेशन करने के लिए आना है। बोले कब आना है बताओ। सीएम थे ना यहाँ के। हाँ, कब आना है बताओ। मैंने बोला जनवरी में आना है। ठीक है, तय करके तारीख तय हुए, आ गए। इनॉग्रेशन के टाइम 10,000 लोग आए थे। पूरे बिल्डिंग का जब इनॉग्रेशन था। 10,000। मोदी जी का नाम था, अपने विद्या भारती के परिवार के सब लोग थे। राइट। अभिभावक भी थे। उस दिन तो पहला यहाँ का शिक्षा का अभी हलवद हब बनाया हुआ है जी। तो इनका यू टर्न, ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो टर्निंग पॉइंट करने का अवसर मुझे मिला था। ओके। पहली प्राथमिक प्राइमरी स्कूल हमने बनवाई थी। राइट। तो ये शिक्षा का पिछड़ापन हमें दूर करना है, हमने नहीं रखा। तो उस टाइम से उनके बाद सब चालू हुए। और प्राइवेट विद्यालय भी बहुत बड़े। राइट। संस्थाओं के भी विद्यालय बहुत बड़े जी। वो सब ने अभी 40 से ज्यादा विद्यालय हर में बने हुए। ओह, काफी हो गए। सभी प्रकार के कॉलेज है सब। ग्रेट ग्रेट। तो ये सब मौका मिला है हमें। नहीं, आपने मतलब आप अगर ये जो आप बात बता रहे थे कि कैसे लोगों को अप्रोच किया, आपने कभी छोटा सोचा ही नहीं है। नहीं, हमेशा बड़ी चीज सोची। और लोगों ने भी ऐसा स्वीकार किया। हम जहाँ पर जाते थे लोग हमारा रिस्पेक्ट रखते थे। राइट। कि नहीं आप काम अच्छा कर रहे हो। राइट। तो अच्छा है, चलो। राइट। विजन क्लियर था, गोल सही था। जिनको पास अगर पहुंच नहीं है तो वो बताते थे कि भाई हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन आप यहाँ जाओ। करेक्ट। तो ये आपको मदद करेगी। ग्रेट। फिर बाद में हमने अस्पताल भी बनाई। ओके। वहां पर एम्बुलेंस तात्कालिक सेवा के लिए कोई प्रबंध ही नहीं था गांव में। नहीं था। न सरकार का था, न एनजीओ का था। हमने एनजीओ से ये एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ किया था। ओके। मतलब यू वर द इनिशिएटर कितनी चीजों के। हजारों डिलीवरी अपने अस्पताल में करवाया 500 रुपये में से। अच्छा। 100 लोग ओपीडी में थे, 5 रुपया फीस लेते थे। राइट। और आज भी अस्पताल है। ओके। एम्बुलेंस भी है। आज एसी और ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस है। तो वो कोरोना के टाइम पर एक डोनर ने दिया कि भाई अब ये आपका एम्बुलेंस पुराना हो गया है। राइट। आप दूसरा ले जाओ। करेक्ट। 108 आ गई है। सरकार की सुविधा बढ़ी है। सुविधा बढ़ी है। सरकार के हर क्षेत्र में सुविधा, जब से ये नया प्रशासन भाजपा ने हाथ में लिया है तब सुविधा लोगों को बहुत मिलने लगी। ओके। तो अभी एम्बुलेंस है, काम कम रहता है। राइट। कभी कभी आता है तो जाते हैं, भेजते हैं। हाँ। यस। वाओ, दैट्स ग्रेट। सर, आपको पढ़ने का भी बहुत शौक था और आपने स्वामी सच्चिदानंद जी की काफी किताबें पढ़ी है। कोई एक ऐसी चीज जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई उनके उस उपदेश में से? स्वामी जी का मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, वीरता परम धर्म। ओके। ये बोले अहिंसा परम धर्म नहीं जमता है। वो अहिंसा किनको कहते हैं? वीरों की अहिंसा होती है तो वो अहिंसा की जाती। ससला कहेगा कि मैं जाने देता हूं तेरे को, तो ये बात बराबर नहीं है। शेर अगर बोलेगा कि चलो मैं छोड़ देता हूं आपको, तो उनकी वीरता है। वीरता है। तो हमें वीर बनाना है, अपनी भावी पीढ़ी को वीर बनाना है जी, सामर्थ्यवान बनाना है। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके। और मैंने स्कूल में, समाज में, सभी जगह पर ये
पहले मैंने रखा है कि भाई आप सामर्थ्यवान बनिए। राइट एक तो फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, राइट फिटनेस, आपको लाठी, तलवार, राइफल, सभी शस्त्र और शास्त्र दोनों आना चाहिए। तो मैंने बच्चों को भी ये सब सिखाना समझा है, तो सभी समर्थवान बने रहे। तो ये बात हमें बहुत समझी। मैंने वो पुस्तक बहुत पढ़ी थी, राइट, लाइब्रेरी में से भी हम लाते थे। और मेरा पुस्तक पढ़ने का, आप हंसोगे, जेम्स हेडली चेंज, इज इट? इनका एक पुस्तक आता था, बहुत डिटेक्टिव पुस्तक आता। ओके। तो मैंने एक अपने दुकानदार था ना, उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई। 10 पैसा लेता था, पुस्तक ले जाओ, पढ़ के वापस दे देना, 10 पैसा, 10 रुपए डिपॉजिट रहती थी। तो मैं वो पुस्तक ले आता था। ओके। और 2 दिन में 3 दिन में ये पुस्तक, पढ़ाई का कभी पुस्तक मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। ओके। कोई भी स्टैंडर्ड में एक भी पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन ये पुस्तक बहुत पढ़ी। राइट। तो उनमें से मेरी रुचि जो पढ़ने की थी वो बढ़ी। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे ये साहित्य के पुस्तक, गुजराती साहित्य के महापुरुषों के पुस्तक, महापुरुषों के जीवन चरित्र सब पढ़ने का चालू किया। ओके। और सभी, सत्यार्थ प्रकाश भी मैंने पढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी का भी मैंने बहुत अध्ययन किया। गुजराती साहित्यकारों का भी बहुत मैंने अध्ययन किया और सबकी पढ़ाई की। दैट्स ग्रेट। एंड मुझे लगता है कि आज के बच्चे जो ये बुक्स को छोड़ चुके हैं, सिर्फ मोबाइल को ले चुके हैं, ये उनके लिए भी प्रेरणादायक बात है कि पढ़ने से देखो क्या क्या चीजें होती है, इंसान क्या नहीं कर सकता। तो पढ़ाई लाइफ में कितनी जरूरी है। पढ़ने से विजन बनता है अपना। यस। बिना पढ़े तो विजन नहीं बनता है। सिर्फ आप 1-2 प्रसंग देख सकते हैं ऑनलाइन। राइट। अगर तो ई बुक लेकर आप, अभी ये सुविधा हो गई है तो ई बुक, ई लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, अगर तो घर पे खड़ा करना पड़ता है। राइट। और ये, और मैंने कई एग्जीबिशनों का भी मुलाकात किया है, कई फंक्शनों का किया है। अपना काम स्वच्छ, साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। राइट। एक भी कार्यक्रम अपना बराबर, बिल्कुल जो भी करो बेस्ट करो। पहले से ही ये तय है कि जो करो, कुछ भी करो पर बेस्ट करो। हाँ। और इनके हिसाब से काम कर दिया है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और मुझे ये भी बहुत मजा आता था कि जब जहाँ पर अच्छा अच्छा देखा, उसका मैंने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। राइट। यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर अच्छे। उनके जैसे बनने का सोचा। ओके। वो मेरी प्रेरणा रहती थी। ओके। जहाँ भी मैं गया, ओके, तो देखता रहता। मुझे लगता है आज के बाद ना आप भी किसी के प्रेरणा बनोगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोग देखेंगे और आपकी जो पूरी जर्नी रही है वो सच में एक प्रेरणादायक जर्नी है कि इंसान कितनी सहजता से, सरलता से हर मुसीबत को, मतलब एक चुनौती और एक अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए आप आगे बढ़ते गए। अभी देखो, हम स्कूल में अभी छात्रावास चला रहे हैं, बच्चियों का, बालिकाओं का छात्रावास है जी। हम किसी से मांगने नहीं जाते। राइट। किसी को कहते भी नहीं है कि आप इनके डोनेशन दो। राइट। किसी को नहीं बोलते। ये तो अभी तो 85 बालिका है, 85 बालिका पढ़ती है। राइट। उनका पढ़ाई का खर्च 200 बालिकों को हम फ्री में पढ़ा रहे हैं स्कूल में। ओके। तो उनका भी निभाव करना है, पूरे स्टाफ का पगार देना, और जो रह रहे हैं उनका भी, उनका रहने का, खाने का, कपड़े का। एक बालिकाओं को घर पे जितना भी आवश्यकता रहती है सब उनकी प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट। और सभी काम मैंने किए। ये बालिकाओं को प्रवास, पर्यटन पूरे गुजरात में जितना भी देखने लायक था वो सब दिखाया है। ओके। गुजरात की विधानसभा भी दिखाई, दिल्ली की पार्लियामेंट भी दिखाई। ओके। राष्ट्रपति भवन भी दिखाया है, नेशनल म्यूजियम भी दिखाया। वाओ, दैट्स ग्रेट। पुलिस मेमोरियल भी दिखाया है, युद्ध मेमोरियल भी दिखाया है, अक्षरधाम भी दिखाया है। वाओ। सभी प्रकार का प्रवास, पर्यटन सब करके बालिकाओं को और अपने स्टूडेंटों को तैयार किया। वाह। और इसकी वजह से लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहती थी। कोई ना कोई लोग आकर पूछ जाते थे, बोलो आपको क्या जरूरत है। ओके। अभी तो भी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अभी भी किसी को अपील करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सब सामने से आकर पूछते हैं। काम देखते हैं ना आपका। काम, बस काम। और बचपन से तय है, हमारे माताजी, हमारे पिताजी दोनों लोग कहते थे कि भी देखना, एक भी पैसा समाज का
इधर उधर होना नहीं होना चाहिए। और तभी से अभी तक मैंने जब से संभाला है तब का अभी तक मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब रहता है। तब से अब तक? तभी से अब तक। माय गॉड। एक बार हमारे एक वडील ने चैलेंज किया था मुझे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है मैं कल आऊंगा, तो पूरा ब्यौरा लेकर गया था, देख लो आप। अच्छा। ये स्टार्टिंग से अपना हिसाब है, एक एक पाई का हिसाब है। राइट। और आपको पूछने का अधिकार है, मुझे जरा भी गलत नहीं लगा है। आपने उस चीज को पॉजिटिव लिया। हाँ, मैंने ये ट्रस्ट हम पर रखा है किसी ने। यस। तो हमें जवाब देना हमें ही है, तो हम ये भी करते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। सर, आप एक साधारण परिवार से आते थे और आपके भाई ने ये सब करने में आपको बहुत मतलब सहायक बने हैं, तो वो जर्नी के बारे में अगर आप कुछ बता सके। मेरा छोटा भाई है गिरीश, वो जब से मैंने समाज का काम ज्यादा संभालना चालू किया तो स्वाभाविक है बिजनेस साथ में करते थे। राइट। तो उनको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, काम भी ज्यादा करना पड़ता है। राइट। समाज में काम, लेकिन वो संभाल लेता था। मैंने 2 4 5 बार उसको बताया कि मैं जा रहा हूँ, कभी उसने बहुत सपोर्ट किया है। ओके। कि जाओ आप, मैं बैठा हूँ, मैं संभालूंगा आप जाइए। और हमारे 2 भाई का बहुत ट्यूनिंग है। राइट। अभी भी सब साथ में रहते हैं। राइट। साथ में अपना किचन अलग अलग है। ओके। लेकिन सब बिजनेस भी साथ में। राइट। कभी भी कोई घर में कोई भी अपने न बेटों को पूछते हैं, न मेरे पिताजी ने मुझे कभी पूछा है कि तू क्या कर रहा है, पैसा कहाँ पर है कितना नहीं है। ये सब एक किसी को कोई भी अभी भी वही हाल, वही परंपरा चालू है, चल रही है। ग्रेट। तो भाई ने सपोर्ट किया है, परिवार ने भी बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल। क्योंकि परिवार को ये सब अपना काम बढ़ते हैं तो अपना संपर्क भी बढ़ता है। राइट। सोशल वर्क के हिसाब से लोग का संबंध भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो सबका आने जाना रहता है, परिवार में सबको रखना पड़ता है। राइट। खाना पीना सबको अच्छी तरह से रखना, और परिवार में सभी ने सहर्ष स्वीकार किया है। ओके। आज भी लोग बोलते हैं कि भाई घनश्याम भाई के यहाँ से पास होंगे तो कुछ खा पी के जाएंगे, अच्छी तरह से वो खातिरदारी करेंगे। राइट। और सभी सर्कल में, मित्रों में सभी ऐसी मेरी छाप है कि वो लोग चलो अच्छा रहता है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपको इतनी प्रेरणा मिलती कहाँ से है? पता नहीं है, वो कोई कुदरती शक्ति है जो मिलती है। वाओ, ये भी कितनी सहजता से आपने बता दिया। माय गुडनेस, सीरियसली मैं इतने लोगों से मिली हूँ, पर आप जितने सहज है ना, मैंने ऐसे बहुत ही कम लोग देखे हैं। इतनी हर चीज को इतनी, चाहे वो चैलेंज हो चाहे वो अच्छाई हो, सब चीज को सहजता से कर दिया आपने। आपने एक बात बताई तो मैं भूकंप के बाद मेरा मकान गिर गया था। राइट। 1 साल तक मैंने नहीं बनाया, पहले विद्यालय बनाया, और विद्यालय बनाने के बाद हमने स्वामी सत्यमित्रानंद जी को एक पत्र मैंने लिखा। ओके। कि मैं 1 साल से दुकान नहीं गया। एक बिजनेस भाई संभाल रहा है, एक पिताजी संभाल रहे हैं। ओके। 1 साल में दुकान नहीं गया हूँ, अब मैं कल से जाने वाला हूँ। जो होगा देखते हैं क्या है क्या हाल है। मैंने 1 साल तक कुछ नहीं देखा। माय गॉड, क्या डेडिकेशन है। तो स्वामी जी का रिप्लाई आया था, अभी भी मेरे पास शायद पड़ा हूँ। उसने कहा कि भाई आपने तो मानव का काम किया हुआ विफल नहीं जाता है। आपने जो भी काम किया है दैवी काम किया है। राइट। वो ऊपर वाला सब देखता है, वो आपको संभाल लेगा। और उनका पत्र आया, मैं पढ़ता था, दूसरे ही दिन मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया। बिल्डिंग का। वहां पर वो प्रोजेक्ट में मैंने 45 दुकान बनवाई। माय गुडनेस, ये तो सच में लाइव मिरेकल है। अभी जो भी घाटा हुआ तो वहां भरपाई हो गया। वाह, कुदरती इनके बाद तो चलता रहता है। नहीं, सच में मतलब मैं खुद आज आपसे इतनी प्रेरणा ले रही हूँ, हर बात में मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों, संघ के अधिकारियों, प्रचारकों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के धर्माचार्यों, सभी को बहुत मिला हूँ जी। सभी से प्रेरणा प्राप्त हुई, सभी से कुछ न कुछ मैंने सीखा है। राइट। कि ये लोग ऐसे काम करते तो हमें भी कुछ करना है।
अब तक तो संघ के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज आपकी बातों से, और आप खुद एक संघी कैसे एक अपना संघी जीवन जीते हैं, वो आज समझा मुझे। इतने मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तक कैसा होता था, किसी से बात होती थी तो नॉर्मल बात होती थी। आज आपका पूरा लाइफ जर्नी जो मैंने देखा, इसने मुझे बहुत प्रेरित किया है। एक हमारी बहन जी थी, इंदुमती बहन करके थी, वो बोले आप काम तो कर रहे हैं बराबर है, लेकिन कल जाके कोई बोलेगा कि आप काम कर रहे हैं वो लिख के दो, आपको नया अभ्यासक्रम बनाना है, सरकार ने बुलाया आपको, चलो नया अभ्यासक्रम हम आपका दाखिल करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ सामग्री भी चाहिए। राइट। तो इनके लिए अपने को तैयार करो। ओके। ऐसे कई लोग थे। एक दिल्ली के बहुत बड़े अपने संगठन मंत्री थे, महामंत्री थे अखिल भारतीय विद्या भारती के, दीनानाथ जी बत्रा करके। ओके। वो बत्रा जी की बात भी ऐसी रहती थी कि उनको सुनते ही रहे। ऐसे कई महापुरुष। आज मुझे ऐसे हो रहा है जैसे मैं सिर्फ आपको सुनती रहूं, प्रेरणा मिलती रहती थी। ग्रेट। तो काम अपने आप सूझ जाता है वाओ, सुनने के बाद। ग्रेट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सर, हमने ऑलमोस्ट आपकी जर्नी, शायद मैं ये नहीं कह सकती कि आपने पूरी बातें बताई होगी, बिकॉज आप इतने सहज इंसान हैं कि आप कभी चीजों को दिखाते नहीं हैं, आसानी से कर जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जितना भी हम समझे, हमारे आने वाली पीढ़ी, युवा युवती के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जो नई जनरेशन है उनको तो एक तो मैं ये कहूंगा कि पहले अपना फिजिकल सेट होना चाहिए। राइट। कि आप शारीरिक तंदुरुस्ती, आपकी फिटनेस बराबर होनी चाहिए, बराबर, सामर्थ्यवान बने, नॉलेज प्राप्त करें, अपने नॉलेज का परिवार के लिए पहले उपयोग करें, और बाकी समाज के लिए जो भी टाइम बचता है तो फोकट में न बहाए, न इधर उधर का कुछ अच्छा काम करना है। कोई भी अच्छा काम करो, कोई भी क्षेत्र में आप करो, राइट, जितना भी हो अच्छा काम करो, बिल्कुल। तो उनसे अपने आप आगे बढ़े जाएगा, रास्ता भी मिलता जाएगा और प्रेरणा भी मिलती जाएगी। ग्रेट। और मैंने तो देखा है कई लोग ऐसे हैं जिनकी शून्य से साधारण शुरुआत हुई है जी, तो आज बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बना है, तो सबके पीछे कोई ना कोई लोग प्रेरणा बनते रहते हैं। ऐसे करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। ओके। कि मेहनत करना जरूरी है। समाज को साथ रखना, देश के हित में काम करना, देश के लिए काम करना जी, देश का विचार पहले करना जी, धर्म का विचार करना, अपनी परंपराओं का विचार करना, अपनी परंपराओं को अपने परिवार और समाज में प्रस्थापित करने के लिए कोशिश करना। किसी को तो कोई काम तो करना पड़ेगा। यस। अभी अवेयरनेस बढ़ी है, राइट, बहुत बढ़ी है, और ये प्रशासन 2014 से बदला है, तब से बहुत अवेयरनेस बढ़ी हुई है। राइट। सोशल मीडिया में अच्छी भूमिका भी निभाई है उसकी। राइट। कि उनके आने से लोगों को पता चलता है। बिल्कुल। पहले तो एक टाइम ऐसा था, रात को 9 बजे एक हिंदी समाचार आते थे, बस 20 मिनट 25 मिनट का स्क्रिप्टेड, बस वही, बाकी क्या करती है सरकार, लोग क्या करते हैं, वो कुछ नहीं पता होता था, कुछ पता नहीं होता था। राइट। आज पूरा पारदर्शी हो गया। राइट। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसे हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे हमें हमारे धर्म के लिए भी प्राउड होना चाहिए। हमारे धर्म के लिए भी हमें उतना ही करना चाहिए, जरूरी है। वो समाज से और शिक्षा से आता है। बिल्कुल, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, समाज से और शिक्षा से आता है, और शिक्षा देने वाला और उनका प्रावधान करने वाला दोनों ठीक होना चाहिए, उनको ये फाउंडेशन होना चाहिए। बिल्कुल, कि हमें ये देना है। राइट। तो ये पहले करें। बिल्कुल, मतलब जो नफरत की राजनीति होती है वो नहीं करनी चाहिए। रादर देन हम सब में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि पहले हम जो है, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वो धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, और बाकी सबके अपने अपनी रिस्पेक्ट है। वो तो हम ऋषि मुनियों से सीखे हैं, और वही परंपरा से हम चल रहे हैं। बिल्कुल, बराबर है। आज हमें ये लोग बोलते हैं कि हम 20 करोड़ है तो हम ऐसा कर देंगे, ये तो बहुत गलत है। लेकिन हमारे 100 करोड़ तो क्या बैठेंगे थोड़ा हाथ पे हाथ धर के। अभी भी देखो ना,
कि पूरी हिंदू बस्ती में एक मुसलमान है तो भी सुरक्षित है, एक ईसाई है तो भी सुरक्षित है। जी, ये अपना बड़प्पन है, राइट, अपनी कल्चर का बड़प्पन है, राइट, बराबर है। बिल्कुल, और बाकी आप देखते हैं, कुछ राइट, कहने की आवश्यकता है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उनके सामने भी एक चैलेंज है, राइट, हमारे सामने भी एक चैलेंज है, कि इनको ठीक करना है। वो लोग की समझदारी कम है, राइट, अगर वो समझते तो ये नहीं करते। करेक्ट, उनको बहकाने मिसगाइड वाले किया गया है, बहकाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, उनका इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग। यस, ये देश लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर हाँ भी वो तो मैंने देखा है। इंटरनेशनल बराबर है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये भोली भाली प्रजा को धर्म के नाम पर बहकाने का काम कर रहे हैं, पूरा षड्यंत्र से कर रहे हैं। राइट, इनके आकाओ जो बैठे हैं वो क्या करते हैं सब देखते हैं। उनके बच्चे नहीं जाएंगे लड़ने, उनका तो वो अमेरिका जाते हैं, वो यूरोप जाते हैं, तो वो वहां पर पढ़ाई करते हैं, वो ऐसा आराम करते हैं उनके पैसे से। राइट, बाकी का समझ धीरे धीरे करवट बदल रहा है। हाँ वो तो जैसे जैसे लोगों को नॉलेज बढ़ेगी, समझ में आएगा। अभी ये जो लास्ट में वक्फ बिल आया तो उनमें कई लोग बाहर निकले, राइट, वो अपना दबते रहते थे, वो बाहर निकले, नहीं भाई ये अच्छी बात है, राइट, हमारे लिए भी अच्छी बात है, हमारे लोग गलत करते थे, करेक्ट, ये उनको समझ में आ रहा है, राइट, धीरे धीरे समझ आ रहा है, समझ में आ रहा और अभी बाहर निकल है। अच्छाई कभी छुप नहीं सकती, और जो अच्छाई है लोगों को आज नहीं तो कल पता चलनी ही चलनी है। हाँ, अगर यही 20 करोड़ लोग हमारे साथ मिल जाए तो देश की तरक्की कितनी होती। बहुत जबरदस्त, यही तो लोग नहीं चाहते। हाँ, तो वो तो विदेश का प्रकार तो होता है, दुश्मन देशों का प्रकार तो होता है, उनका सामना करना है, बिल्कुल, और ये सब साथ में चलेंगे तो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच। आपने इतनी मतलब अपनी दिल खोल के बात की है, चीजों को बताया है, उस चीज ने हमें बहुत प्रेरणा दी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जितने दर्शक मित्र ये देखेंगे उन्हें भी उतनी प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद।